नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत के संविधान में संघीय मंत्रिपरिषद या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से सीखा। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मंत्रिपरिषद के बारे में। तो हम अनुच्छेद 74 से लेकर के अनुच्छेद 78 के बीच में जो मंत्रिपरिषद हमारी है, उसके काम क्या है, उसके कर्तव्य क्या हैं, उसके तमाम कार्य क्या हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो हम इसके पहले आपको बता दें कि जो भारत में मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिपरिषद जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली का तात्पर्य होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग जो मंत्रिपरिषद होती है वो करती है। अर्थात राष्ट्रपति तो मुखिया होता है, लेकिन नाम मात्र का और जो भी सारी शक्तियां हैं उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है। हाँ, इस बात को याद रखिएगा, जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है। ठीक, तो हम पहले विशेष रूप से प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जान गए होंगे कि संसदीय प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। इसमें राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का प्रमुख होता है और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है। तो अब हम पहले सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जान लें कि आज तक जो हमारे 15वें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। याद रखिएगा, कभी कभी नंबरिंग भी पूछ लेता है। तो हम पहले इनके बारे में जान लें कि अब तक हमारे कुल कितने प्रधानमंत्री हुए। तो एक हम आपको ट्रिक बनाए हैं, इस ट्रिक को पढ़ लेंगे तो आपका क्रम जो है याद रहेगा कि पहले और दूसरे इस प्रकार से कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं। जय गु ला गु ई मो चौ ई र वी च न अ द ई अ म जय गु ला गु ई मो चौ ई र वी च न अ द ई अ म। इस प्रकार से हमारे सभी प्रधानमंत्रियों का क्रम है। तो हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू पहले कौन है? जैसे जवाहरलाल नेहरू 47 से 64 तक। याद रखिएगा, कार्यकाल में हमारे 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है कार्यकाल के दौरान। किनकी? जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की और इंदिरा गांधी की। जिसमें से ये जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनकी मृत्यु भारत से बाहर, ताशकंद। याद रखिएगा। तो भारत के जो समस्त प्रधानमंत्री हैं, इनमें से 3 लोगों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, जिसमें से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। ठीक, पता हो गया कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 3 लोगों की कार्यकाल के दौरान, जिसमें से एक लोग कौन? लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी ताशकंद में। तो अब हम देखेंगे गुलजारीलाल नंदा। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक, 64 में ही थे ये, एक कार्यवाहक थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री 64 से 66, 1964 से 66, इनकी मृत्यु कहाँ हुई? ताशकंद में हुई, कार्यकाल के दौरान दौरे पर थे ये। फिर गुलजारीलाल नंदा को पुनः क्या बनाया गया? कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया। कब बनाया गया? 1966 में ही बनाया गया। फिर अब श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक, अर्थात लगभग 11 साल तक प्रधानमंत्री थी। एक चीज और याद रखिएगा, जो भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो चाहे प्रधानमंत्री हो या मंत्रिपरिषद के सदस्य हो, यदि जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं या सदस्य बनते हैं, इन्हें लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी होता है। वैसे तो मुख्य रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन यदि ये लोकसभा के सदस्य नहीं हैं तो इनको राज्यसभा की सदस्यता लेनी होती है। तो ये जो इंदिरा गांधी थी, ये लोकसभा की सदस्य नहीं थी, तो जब प्रधानमंत्री बनी तो ये राज्यसभा की सदस्य बनी। तो पहली जो महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी हैं, और एक की सभा की सदस्य थी? राज्यसभा की सदस्य थी। पहली बार जब 1966 में ये प्रधानमंत्री बन रही हैं तो किस सभा की सदस्यता ले रही हैं? राज्यसभा की। ठीक, तो याद रखिएगा कितने समय के अंदर? 6 माह। 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी होती है, अन्यथा वो उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में अंतर क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है,
लेकिन सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है लेकिन सदस्य नहीं होता। लेकिन जो मंत्रिपरिषद है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री है, इन लोगों को यदि सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होती है। आ गई बात इतनी समझ में? अब आगे चले, चलिए ठीक। अब तो राज्यसभा के सदस्य बनी। फिर मोरारजी देसाई 1977 से 1979 के बीच पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। क्या बनी? पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और कौन सी सरकार बनी? जनता पार्टी। याद रखिएगा, जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में। पहली बार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ठीक, तो और इनके बारे में क्या बातें हैं? भारत के सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई हैं। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। 10 बार बजट पेश किया है। और इनकी क्या विशेषता है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। चौधरी चरण सिंह। एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी जो प्रधानमंत्री होते हैं ये बहुमत दल के नेता होते हैं, अर्थात जिस दल को बहुमत मिलता है अर्थात 50% प्लस 1, उसको जो है राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री मनोनीत करता है। लेकिन यदि किसी को बहुमत दल न मिले, ऐसी हालत में राष्ट्रपति क्या करता है? अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग करता है। तो इस समय 1979 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। इन्होंने अपनी मतलब शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या बना दिया? इनको अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री बनाया। विवेकी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री बनाया। याद रखिएगा, पहली बार कौन बने विवेकी शक्ति द्वारा? चौधरी चरण सिंह। दूसरी चीज क्या हुआ चौधरी चरण सिंह के बारे में? ये प्रधानमंत्री में होता है अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। ये अविश्वास और विश्वास क्या होता है इसको आपको बताते हैं। तो जो ये मंत्रिपरिषद है इनके प्रति विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक, मतलब जो अन्य जनता होगी या संसद सदस्य होंगे उनके प्रति अविश्वास होगा कि अर्थात ये अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इनको क्या करना होता है? विश्वास मत हासिल करना होता है। तो यदि ये विश्वास मत हासिल करने से चूक जाते हैं तो अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। अब देखिए, तो ये जो थे इनके प्रति जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो जब प्रस्ताव पेश हुआ तो उसके पहले एक त्यागपत्र दे दिए। ठीक, कौन दे दिए? चौधरी चरण सिंह। याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और जब वो सदन में पेश हुआ उसके पहले क्या कर दिए? त्यागपत्र दे दिए। अर्थात अब प्रधानमंत्री पद से हट गए तो फिर आगे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आगे हम देखेंगे। अब इंदिरा गांधी 1980 से 84, तो 84 में इनकी फिर मृत्यु हो गई थी। तो कार्यकाल के दौरान 3 लोग हो गए, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू, जिसमें से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। फिर आगे देखेंगे हम, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 1984 से 89 तक और इनके शासनकाल में जो है आई थी औद्योगिक लहर, लेकिन वह उतना विकास नहीं कर पाई जितना विकास 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में जो दूसरी लहर आई थी, किसकी? औद्योगिक क्रांति की, वो पकड़ी थी। ठीक, तो याद रखिएगा, पहली बार औद्योगिक क्रांति की जो लहर आई थी वो कब आई थी? राजीव गांधी के कार्यकाल में। लेकिन जो दूसरी बार आई औद्योगिक क्रांति की लहर जो बहुत अच्छे से रफ्तार पकड़ी वो कब आई थी? पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 1991 में। अब देखिए इनके बाद फिर क्या हुआ? विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 90 बने। अब इनके प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो ये जब लाया गया तो ये विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। ठीक, और अपने पद से इनको हटना पड़ा। अब देखिए फिर चंद्रशेखर 1990 से 91, फिर 91 में ही पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96, जिनके शासनकाल में दूसरी औद्योगिक क्रांति की लहर आई, अर्थात उद्योगों के क्षेत्र में अधिक ध्यान दिया गया, उनके विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इनके प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके पहले ये त्यागपत्र दे देंगे। 2 लोग, एक ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह, ये दोनों लोग जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसके पहले ही त्यागपत्र दे दिए। ठीक,
और इनके बारे में क्या विशेषता है, अटल बिहारी वाजपेयी जब 1996 में प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो सबसे कम समय अर्थात मात्र 13 दिन तक ये प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी कुल कितनी बार बन चुके हैं, 3 बार बने हैं, 2 बार लास्ट में और 1 बार पहले, जब पहली बार बनी थी ये तो 3 बार 13 दिन तक, मात्र 13 दिन, अर्थात सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन। कब, 1996 में, जो कि त्यागपत्र दे दिए। कब दे दिए, अविश्वास प्रस्ताव जब लाया गया तब दे दिए। ठीक, आगे देखिए, फिर इनके बाद आ गए एच.डी. देवगौड़ा, 1996-97, ये भी विश्वास मत हासिल नहीं कर सके। ये देखिए, ये तो त्यागपत्र दे रहे हैं पहले ही जब प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन जब एच.डी. देवगौड़ा आए तो इन्होंने अपना मत हासिल करना चाहा, लेकिन विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। ठीक, फिर आ गए इंद्र कुमार गुजराल, 97 से 98, फिर अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार 98 से 99, फिर अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार 99 से 2004, फिर मनमोहन सिंह 2004 से 2014, 2004 से 2014 तक। तो याद रखिएगा, दोनों बार अपने दोनों कार्यकाल में राज्यसभा के सदस्य थे, दोनों कार्यकाल में राज्यसभा के सदस्य थे। कौन, ये तो कुल 3 लोग राज्यसभा के सदस्य थे, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी, ये लोग किसके सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन होना किसका चाहिए, लोकसभा का, लेकिन लोकसभा के नहीं बन पाते हैं संयोग से, तो इनको राज्यसभा की सदस्यता कितने समय के अंदर, अब आप बताएं कितने समय के अंदर, 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होती है। ठीक, तो फिर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 2014 से अब तक लगातार बने हुए हैं और प्रधानमंत्री के क्रम में 15वें व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, 15वें व्यक्ति प्रधानमंत्री के क्रम में, व्यक्तियों के क्रम में अगर देखा जाए तो ये 15वें हैं। इसमें 2 बार कार्यवाहक बनाया गया है, गुलजारीलाल नंदा को 64 में और फिर इधर 66 में। ठीक, इस प्रकार से ये सभी प्रधानमंत्री का क्रम हो गया। अब हम आएंगे कुछ अनुच्छेदों पर हम आएंगे अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 की तरह है मंत्री परिषद, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, याद रखिएगा। किसको, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अब इस मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। ठीक, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो हमारे संविधान के तहत कितने प्रकार के मंत्रियों का प्रावधान है, 3 प्रकार, याद रखिएगा। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। किसमें सम्मिलित होते हैं, मंत्री परिषद में। इसमें जो कैबिनेट मंत्री हैं, तो हमारे भारत सरकार के समस्त कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, कैबिनेट मंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अब इनको सहायता सलाह देने के लिए राज्य मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री को सहायता और सलाह देने के लिए उप मंत्री होते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। कैबिनेट मंत्री को कौन सलाह देता है, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री को कौन सलाह देता है, उप मंत्री। एक ही और याद रखिएगा, जो राज्य मंत्री होते हैं इनको कभी कभी स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, राज्यों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। जब स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा तो ये कैबिनेट मंत्री के बराबर इनको दर्जा हो जाता है और जो भी वेतन भत्ते होते हैं किसके बराबर मिलेंगे, कैबिनेट मंत्री के बराबर मिलेंगे। और जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है, किसकी बैठक, मंत्रिमंडल। तो ये जो कैबिनेट मंत्री है इसी को हम मंत्रिमंडल कहते हैं। ये जो कैबिनेट मंत्री हैं इन्हीं को हम मंत्रिमंडल कहते हैं। तो कैबिनेट मंत्री की जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसमें ये लोग भाग ले सकते हैं। कौन भाग ले सकते हैं, राज्य मंत्री, लेकिन उप मंत्री भाग नहीं लेते, याद रखिएगा। तो जो हमारी कैबिनेट मंत्री की बैठक होती है उसमें कौन भाग लेता है, राज्य मंत्री भाग ले सकते हैं लेकिन उप मंत्री भाग नहीं लेते। तो हमारी मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं जिनका काम क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देना, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत जो मंत्री हैं जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, इनकी अर्हता, योग्यता, कार्यकाल, शपथ, वेतन भत्ते आदि से संबंधित मामलों का प्रावधान किया गया है। अब आप देखेंगे कार्यकाल। अर्हता क्या है, आप जानते हैं कि पागल दिवालिया तो होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, जो प्रधानमंत्री होते हैं इनके लिए न्यूनतम आयु
25 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए याद रखिएगा न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अर्थात लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की आयु 25 वर्ष होगी। दूसरी चीज, इनका कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से, किस रूप से? सैद्धांतिक रूप से याद रखिएगा। किस रूप से मेरे भाई मेरे दोस्त, बहुत सावधानी समझिएगा, सारी प्रक्रियाएं प्रधानमंत्री की आपकी तैयार हो जाएंगी। तो सैद्धांतिक रूप से ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, अर्थात जब तक राष्ट्रपति की इच्छा या उनका आशीर्वाद किस पर? प्रधानमंत्री पर है, तब तक तो ये बने रहेंगे, नहीं अन्यथा क्या होगा? इनको त्यागपत्र देना होगा। और याद रखिएगा यदि किसी प्रधानमंत्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए तो जो भी मंत्रिपरिषद होता है वो अपने आप समाप्त हो जाता है, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन यदि राष्ट्रपति का इन पर विश्वास नहीं है, समर्थन नहीं है, तो राष्ट्रपति जब चाहे तब क्या कर सकता है? इसे भंग कर सकता है। याद रखिएगा कौन? राष्ट्रपति इन्हें भंग कर सकता है। तो कोई इनका कार्य निश्चित नहीं है कितने दिन तक रहेंगे, इसलिए आप देखें ना ये प्रक्रिया, कोई साल भर, कोई 6 माह, कोई 13 दिन, इस तरह से सब हैं। लेकिन ये जो है सैद्धांतिक रूप से यहाँ ऐसे, और जो है क्या कहते हैं व्यवहारिक रूप से लोकसभा का इनको विश्वास होना चाहिए, व्यवहारिक रूप से लोकसभा का, और सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति पर इनका विश्वास होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। एक चीज और, जो हमारी मंत्रिपरिषद है, तो जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखिएगा सामूहिक रूप से मेरे भाई 20 बार बता रहा हूं, सामूहिक रूप 20 बार नहीं, 2-3 बार बता दिए हम आपको। सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सांसद के प्रति, व्यक्तिगत, ठीक, व्यक्तिगत रूप से सांसद के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद हमारी उत्तरदायी होती है। ठीक, क्योंकि अगर एक मंत्री के प्रति, किसी भी एक मंत्री के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। इसलिए जब इनकी शपथ होती है तो इनको गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। किसकी शपथ? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। तो भारत की अखंडता की रक्षा, संप्रभुता की रक्षा की शपथ किनको दिलाई जाती है? इन मंत्रियों को दिलाई जाती है, और गोपनीयता की, अर्थात आप लोगों की बातें जो भी होंगी, चाहे जैसे बातें हों, इनके बीच कोई भी बात सदन में पेश होने से पहले सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। अगर सार्वजनिक हो गया और एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। एक ही याद रखिएगा, कोई भी मंत्री यदि अपने मंत्रिमंडल के जो भी नीतियां हैं उन नीतियों से संतुष्ट नहीं है तो व्यक्तिगत रूप से त्यागपत्र दे सकता है। व्यक्तिगत रूप से त्यागपत्र दे सकता है कब? जब उन नीतियों से संतुष्ट नहीं है। तो जैसा कुछ मंत्रियों ने यहाँ त्यागपत्र दिया है, आप देखेंगे व्यक्तिगत त्यागपत्र देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले व्यक्ति हैं 1950 में जो व्यक्तिगत त्यागपत्र दिए थे, क्योंकि ये सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। फिर केसी नियोगी, फिर जान मथाई, तो ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं 1950 में दिए थे, और उसके तुरंत पश्चात केसी नियोगी। फिर देखेंगे डॉक्टर जान मथाई और भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जो है व्यक्तिगत रूप से त्यागपत्र देने वाले व्यक्तियों में से हैं, और श्री देशमुख ये भी व्यक्तिगत त्यागपत्र। यानी आप व्यक्तिगत त्यागपत्र दे सकते हैं कब? यदि आप मंत्रिपरिषद की नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं तो। लेकिन यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया आपके प्रति तो याद रखिएगा समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। ठीक मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, चलिए अब आगे चलते हैं। यहां देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 75 फर्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री त्याग किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जितने भी मंत्री हैं सबकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक,
याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक, आगे हम देखेंगे। तो नियुक्ति हो गई किसकी, प्रधानमंत्री प्लस अन्य मंत्रियों की। 75 सेकंड है, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जो हम आपको पहले बता चुके। फिर 75 थर्ड है, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी बताया जा चुका। आगे 75 का 5 है, 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी होती है, इसको भी हम आपको बता चुके। अर्थात जो भी मंत्री है यदि संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता लेनी होती है। दूसरी चीज, एक चीज और आप याद रखिएगा, यदि कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक, बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार। अगर एक बार बनाया गया और वो अगली बार संसद का सदस्य नहीं है तो उसे दूसरी बार मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ठीक, आगे देखेंगे हम। भारत सरकार के कार्य का संचालन, अनुच्छेद 77 है भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 76 छोड़ दिए हैं। अनुच्छेद 76 है भारत का महान न्यायवादी। तो आगे आपको अगले वीडियो में महान न्यायवादी के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी जाएगी। तो अभी हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 77 है भारत के कार्य का संचालन, अर्थात मंत्रिपरिषद द्वारा तो कार्य किया जाता है, लेकिन सारे कार्य किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक, याद हो गया, किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। किसके द्वारा किए जाते हैं, मंत्रिपरिषद के नाम से। और एक याद रखिएगा, जितने भी विदेशी कार्य हैं, विदेशी संधि समझौते हैं, सब प्रधानमंत्री द्वारा ही संपन्न कराए जाते हैं। अर्थात विदेशी नीति का निर्धारण या नीति हो, समझौते हो, संधि हो, सारे समझौते किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। शुरू में बता दिया गया ना कि हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। कैसी, संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र का होता है, और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग कौन करती है, मंत्रिपरिषद करती है। तो अब आप समझ गए होंगे, जो भी विदेश नीति है, निर्धारण, संचालन, नियमन, विनियमन किसके द्वारा होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। 78 में है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अर्थात जितने भी कार्य किए जाते हैं किसके, भारत सरकार के, केंद्र सरकार के जितने भी कार्य हैं, सभी की जानकारी किसको होना चाहिए, राष्ट्रपति को होना चाहिए। कौन सी कार्य हुए, ये किसका दायित्व है, प्रधानमंत्री का दायित्व है कि सारे कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को दे। बात समझ में आ गई। 78 के तहत सभी कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को दे। कौन देगा, प्रधानमंत्री देगा। दूसरी चीज, राष्ट्रपति का भी ये दायित्व है, कोई ऐसी सूचना, मतलब कार्यों से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं संसद में लंबित पड़ी हुई हैं या उस पर कोई समझौता संसद द्वारा नहीं हो रहा है, उस पर ये लिखित जवाब मांग सकता है। कौन, राष्ट्रपति मांग सकता है या जानकारी ले सकता है कि ये कार्य क्यों रुके हुए हैं या इसकी सूचना हमको क्यों नहीं दी गई। अर्थात राष्ट्रपति मांग भी सकता है और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य भी है कि सारे कार्यों की जानकारी उसके मांगने से पहले उनको उपलब्ध कराए। ठीक, ये हो गया। तो आपका ये हो गया। और एक चीज आप देख लीजिए फिर से दोबारा, राज्यसभा के सदस्य बनने वाले कौन कौन थे, इंदिरा गांधी 66 में, एच.डी. देवगौड़ा 1996 में, मनमोहन सिंह 2004 और 2009 दोनों कार्यकालों में। ठीक, ये राज्यसभा के सदस्य थे 3 लोग, याद रखिएगा। एक ही और हम आपको बताना चाहेंगे, भारत के 4 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो वित्त मंत्री थे। कौन कौन है वो, मोसाई के चरण विश्व में महान है। मोसाई के चरण विश्व में महान है। मोसाई से मोरारजी देसाई, चरण से चौधरी चरण सिंह, विश्व से विश्वनाथ प्रताप, महान से मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। तो ये भारत के 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो क्या थे, वित्त मंत्री भी थे। ठीक, ये हो गया। और ये व्यक्तिगत त्याग पत्र देने वाले हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, के सी नियोगी, डॉक्टर मथाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और श्री देशमुख। तो जितनी बातें हम आपको बताई आप नोट बना लीजिए, उन सारी चीज़ों को नोट करते रहिए, क्योंकि एक बार 2 बार देखेंगे मेरे भाई मेरे मित्र तो फिर आपको तैयार हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम कहते हैं आपको बार बार आप अपना समय बचाइए, एक एक सेकंड का ख्याल रखिए। आप किस जगह घूम रहे हैं, उस समय आपका कैसा जा रहा है, या आप ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हैं जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, तो उनके साथ घूमने से आपका फायदा क्या होने वाला है। आप मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे उससे फर्क क्या पड़ता है, जब आप ऐसे लोगों का साथ किए हैं जिनसे और आपसे
दोनों की लाइन अलग अलग है। तो आप हमेशा सोचिए कि मुझे बनना क्या है, उनके कर्तव्य क्या होते हैं, उनके उत्तरदायित्व। जिस दिन आप ये सोच लिए, अपने आप के अंदर ये चीज़ें आ गई कि मान लीजिए आपको दरोगा बनना है, पुलिस बनना है या आईएएस ही बनना है, तो आप सोचिए कि आईएएस के अंदर क्या गुण होने चाहिए, उसके अंदर क्या अच्छाई होनी चाहिए, मैं जिस जगह हूँ क्या ये शोभा देता है मुझे। तो जब आप इस तरह से महसूस करेंगे तो आपका दिल जो है हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, उसमें निरत हो जाएगा, अर्थात उसमें आप लग जाएंगे और आप ध्यान से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। तो आप हमेशा समय का ख्याल रखिए, प्लस बार बार अभ्यास कीजिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक, तो अंतिम में आपको बताना चाहेंगे कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से सांसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और जो मंत्रिपरिषद है किसके प्रसाद पर्यंत, जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करती है, और व्यवहारिक रूप से लोकसभा के प्रति जो विश्वास है तो लोकसभा के प्रति व्यवहारिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। वैसे समान रूप से 5 साल तो इनका कार्य होता ही है, लेकिन उसके पहले भी यदि राष्ट्रपति समान नहीं है तो इन्हें भंग कर सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी मंत्रिपरिषद में। तो ये जो मंत्रिपरिषद है संसदीय व्यवस्था है, कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, याद रखिएगा। ठीक, अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।